हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ एंड मेंस का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप है जो पेपर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को है जो आप ज़रूर है जो देखें। उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स एंड डेटा है जो आपके पास है जो आपके पास रहेगी। तो दोस्तों अभी है जो वर्तमान समय में आप जान रहे हैं कि जो चुनाव का माहौल है वो है जो भारत में है जो कई राज्यों में अभी चल रहा है, जिसमें गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। उसमें है जो मेन है जो यहाँ पर है जो इसका है जो मतदान चल रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि गोवा में जो 40 सीटें हैं उस पे है जो चुनाव है जो अभी चल रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो प्रमोद सावंत हैं, और इन जिस जगह से इन्होंने है जो अपना चुनाव लड़ा है उसमें है जो साखलिंग सीट है उसमें है जो सबसे ज़्यादा है जो 89% है जो वोटिंग हुई है। तो ये भी देखने वाली बात है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो उत्तराखंड में है जो करीब 70 सीटें हैं, और 70 सीटों में है जो चुनाव है जो वहाँ संपन्न हुआ, और 65% है जो वोट वहाँ पर। और अभी है जो वहाँ पर तीर्थ सिंह रावत जो है उनका जो हटाकर है जो पुष्कर सिंह धामी को है जो वहाँ पर उत्तराखंड में है जो मुख्यमंत्री है जो बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में है जो 403 सीटें हैं दोस्तों, दो चरण का है जो यहाँ मतदान ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ वर्तमान में भी योगी आदित्यनाथ है जो यहाँ के है जो मुख्यमंत्री हैं। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल के जो पेपर में था उसमें ये है जो एक बहुत इम्पोर्टेंट्स था कि जो सुरक्षा के लिए जो खतरा बने चीन के 54 ऐप को और है जो बैन कर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले जो ये जो बैन किया गया है वो आईटी एक्ट 69A के अंतर्गत है। जो आईटी एक्ट जो है 2000 आईटी एक्ट है, उसके 69A धारा है, उसमें है जो उसके अनुसार से है जो ऐप को बंद किया। और कहा गया है कि इस ऐप में है जो लाइव टाइम जो लाइव स्ट्रीमिंग जो था, आपके वीडियो हो गए, फ़ोटो हो गए, वो है जो बाहर विदेशों में जा रहा था। इससे पहले भी दोस्तों 2020 में है जो 267 ऐप को है जो भारत सरकार है जो बंद की थी। कितना 267। तो यहाँ देख सकते हैं 267 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। और उस समय है जो भारत के साथ जो गलवान घाटी में जो घटना घटी थी उसके बाद है जो इसको डिजिटल स्ट्राइक है जो नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था इसको? डिजिटल स्ट्राइक। हम लोग चाइना के साथ 3 स्ट्राइक करते हैं, डिजिटल स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक और बार्टर स्ट्राइक। ये 3 प्रकार का स्ट्राइक है जो चाइना के साथ है जो हम है जो हमेशा है जो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने है जो इस ऐप को है जो लॉन्च किया है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों अभी वर्तमान में अगर चाइना की बात करें तो 13 दौर की वार्ता हो चुकी है, 14 दौर की वार्ता होनी है। अभी तक 22 महीने से है जो यहाँ पर है जो डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा चीज़ की जो विंटर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक का है जो भारत ने है जो राजनयिक है जो बहिष्कार किया है। ये भी है जो एक चीज़ है ध्यान में रखेगा। तो इस चीज़ का जो इम्पोर्टेंस था जो है जो हम आपको है जो बता दिए। आगे है दोस्तों कि रूस यूक्रेन के तनाव से सहमत। आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन जो तनाव है उसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा है जो कुछ दूसरी तरफ है जो जा रही है। लेकिन आज की जो न्यूज़ है उसमें है जो कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से है जो कुछ है जो अपने सैनिक को है जो घटाने का है जो रूस ने है जो बताया है कि हम है जो अपनी सैनिक को है जो वहाँ कम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने है जो 16 तारीख का जो उन्होंने बताया कि 16 तारीख को है जो वहाँ पर हमला कर सकता है। तो अमेरिका की कुछ नई रणनीति है जो अभी समझ में नहीं आ रही है। क्या है कि उन्होंने है जो उसकी इतिहास ऐसी रही है कि शुरू से जब आप प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1917 में एंट्री किया, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1941 में एंट्री किया। तो बहुत ही कूटनीतिक रूप से है जो एंट्री करता है। तो निश्चित रूप से है जो लोगों की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को है जो वो है जो जीतने का काम करता है। इस तरह से जो कह सकते हैं कि उसकी जो कूटनीतिक पहल है बहुत ही उद्दम दर्जे की है। इसीलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। और भारत ने जो रूस और यूक्रेन के बीच जो जिस प्रकार से है जो वेट एंड वॉच की स्थिति, शांति पहल की जो बात की है वो एक सकारात्मक कदम है। तो इस पर है जो विशेष चर्चा है जो दोस्तों है जो हम लोग करेंगे। इसरो ने अंतरिक्ष में भेजे 3 सैटेलाइट।
EOS 4 PSLV 52 C52 से EOS में। आप जानते हैं दोस्तों कि EOS 3 जो था वो है जो असफल हो गया था, और EOS 04 जो है PSLV C52 से है जो इसे है जो भेजा गया है, समझ गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और PSLV जो होता है दोस्तों पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 प्रकार के होते हैं, PSLV, GSLV और SSLV। पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और SSLV का स्मॉल स्केल जो अभी है जो तुरंत है जो इसको है जो लागू किया है, और जो 500 kg और 500 किलोमीटर तक के अंतरिक्ष में भेजने वाले के लिए SSLV का यूज करते हैं। कौन सा है? SSLV पोलर स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी है जो कितना है 500 किलोमीटर हाइट है, किलोमीटर और 500 किलोमीटर हाइट, ये है जो SSLV से उसको भेजा जाता है। और कुछ अगर बात करें तो आदित्य-1, अगर इसरो की अगर बात करें तो आने वाला समय में कौन है, तो आदित्य-1 है जो पहला है जो सूर्य मिशन है भारत का, जिसका है जो निगरानी सेंटर है जो आपको कहाँ बनाया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनाया है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में गगनयान को लॉन्च करेगा दोस्तों। तो है जो इसरो के बारे में, इसरो के अभी चेयरमैन है जो चेंज हो चुके हैं। आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसरो के चेयरमैन अभी कौन है, के सिवान हट गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट्स है उसके बाद है जो महामारी के बाद, महामार्च के बाद कोरोना महामारी से मिल सकती है मुक्ति। हम कुछ यहाँ पीटी के बाद फैक्ट्स को ही बताने का प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी, समझ गए दोस्तों। ये है जो सबसे पहला केस भारत में जो था 30 जनवरी को है जो पहला केस था। एक छात्रा थी केरल की, मेडिकल की छात्रा थी, आई थी। दूसरा है कि कोरोना का जो 11 मार्च 2020 को है जो सबसे पहले है जो WHO ने इसे है जो क्या किया, 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे क्या किया है जो पेंडेमिक घोषित किया। इसके लिए दूसरा चीज़ कि इसमें कौन सा एक्ट लग रहा था, 1897 का महामारी अधिनियम और 2005 का आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सब बहुत सारे एक्ट हैं, उसमें धारा है, उसके अंदर हम नहीं चलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में है जो हम बता दिए। भारत की तरफ से कौन कौन, कोविशील्ड सीरम का, दूसरा कोवैक्सीन हैदराबाद, और तीसरा जो है आपका जाइडस कॉव का है जो DNA आधारित फर्स्ट टीका है वर्ल्ड का, समझ गए। ये है जो जाइडस कॉव है। कब टीकाकरण हुआ, तो टीकाकरण हुआ 16 जनवरी को। कब हुआ, 16 जनवरी को। कितने कब हुआ, 16 जनवरी को पहला टीकाकरण हुआ, है ना। टीकाकरण कब हुआ, 16 जनवरी को पहला टीकाकरण स्टार्ट हुआ। और 3 जनवरी 2022 से 12 से 15 बरस हमने 100 करोड़ का आंकड़ा कब पार किया, 276 दिन में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों जो है आपको बताने का है जो हम प्रयास किए थे। हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होता है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा। हाइब्रिड इम्यूनिटी, हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या होता है दोस्तों, एक तो दो होता है, एक कोरोना संक्रमण के बाद जो इम्यूनिटी बनती है, और दूसरा है जो वैक्सीन्स के बाद बनती है। यही दोनों मिलकर है जो हाइब्रिड बन जाती है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड इम्यूनिटी। फिर बहुत सारे इसमें टर्म हैं। AI3 जो है सीक्वेंसिंग है जो सबसे नया था, A3I सबसे नया सीक्वेंसिंग था, जीनोम सीक्वेंसिंग था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने बहुत विस्तृत रूप से है जो कोरोना के बारे में है जो हमने बताया है। आप जाकर वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही लाजवाब वीडियो है, आप है जाकर एक बार देखिए। अगर टाइम अगर आपका किल हो गया तो मेरे तरफ से जो बोलिएगा वो है जो आपको मेरा इतना विश्वास है कि आप बोरिंग नहीं होइएगा उस चीज़ को। मुझे इतना विश्वास है कि हमने बहुत जगह से डेटा कलेक्ट करके लिखा है, तो निश्चित रूप से आप जाइए एक बार देखिए उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंस राष्ट्रपति चुनाव, जो चीज़ हम मिले है उस चीज़ को देखिए। राष्ट्रपति चुनाव होता है 54वें आर्टिकल में। फिर है एकल संक्रमण पद्धति से है जो इसका चुनाव होता है ना। और दूसरी चीज़ की बात करें तो इसमें राज्यों और जो संसद के जो लोकसभा के जो होते हैं चयनित जो सदस्य होते हैं, जो चयनित सदस्य बने जिनको वोटिंग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो है जो इसमें वोट देते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य।
चयनित हम उसी को बोल दिए थे चयनित, आप गलत मत समझिएगा, निर्वाचित को ही चयनित बोल दिए थे। तो यहाँ पर चयनित के जगह निर्वाचित है जो आप वहाँ आप है जो वर्ड को रख लीजिएगा, मैंने चयनित बोल दिया था, उसको निर्वाचित कर लीजिएगा, सॉरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत ओमान के नौसेना प्रमुख रक्षा सहयोग की बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें तो भारत के अभी हैं जो कौन है, आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार हैं जो 25वें हैं जो भारत के हैं जो अभी हैं जो नौसेना है जो अध्यक्ष हैं, आर हरि कुमार। दूसरा चीज़ यहाँ देखिए दोस्तों, नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार यहाँ पर है। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। सेना प्रमुख जनरल कौन? एम नरवणे। वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी है जो वायु प्रमुख है जो। तो ये सब चीज़ है जो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है जो पूछेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट से है, हाँ सीआरपीएफ का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1969 में जो सीआरपीएफ का गठन हुआ था। ये पुलवामा जो हमला हुआ था दोस्तों, उसी के बारे में जो कल पेपर में दिया हुआ था, उसी के बारे में से रिलेटेड था। अब आके देखते हैं समान नागरिक संहिता के लिए सही समय। ये है जो आर्टिकल है दोस्तों आज का, और इसको है जो हम हर एक चीज़ को एक चीज़ को है जो आपके साथ है जो हमें जो देखेंगे। समान नागरिक संहिता है जो अभी है जो सही समय है बोला जा रहा है, तो इसको है जो हम आपसे बात करेंगे। कर्नाटक में हिजाब मामला मुस्लिम महिलाओं का हक नहीं बल्कि उसके आड़ में पर्दे में रखने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का निश्चित रूप से है। आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों कि जो हिजाब है जो कुरान में मात्र 7 बार प्रयोग हुआ है, और जो है जो पहनावे से ओढ़ावे से रिलेटेड नहीं है, वो है जो शिक्षा से रिलेटेड है। एक अच्छी गुण, एक मानव जीवन के अच्छी गुण को है जो दर्शाने का है जो हिजाब का यूज़ किया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें है जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ही है जो हम बात करेंगे। इसमें है जो इसमें लिखा गया है जो आर्टिकल के बारे में कि गांधी जी का एक कोट किया गया है, उस कोट को ही है जो पढ़ने का प्रयास। अगर आधी आबादी एक खराब प्रथा की वजह से पंगु बनी रहता है तो हम कभी भी स्वतंत्र और महान होने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। गांधी डेज विद गांधी निर्मल कुमार घोष की पुस्तक में है जो वो है जो लिखा गया है कि अगर आधी आबादी एक खराब प्रथा थी की वजह से पंगु बनी रहती है तो हम कभी भी स्वतंत्र और महान होने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं। यह जो निर्मल कुमार घोष का है माई डेज विथ गांधी है जो पुस्तक है, उन्होंने लिखा है। आइए जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों कर्नाटक के उडुपी ज़िले से स्टार्ट हुआ था, और वहाँ से है जो धीरे धीरे इस बात को है जो मौलिक अधिकार पर लेकर आ गया, और आज है जो इसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो इसकी चर्चा हो रही है। मुस्लिम जो लोगों के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन है, लेकिन जो कर्नाटक का जो आपका जो कोड है एक 1938 का जो स्कूल यूनिफॉर्म कोड बिल है, उसके धारा 4 के अंतर्गत कहा जाता है कि है जो किसी भी धार्मिक और किसी भी जो स्कूल में आने वाले बच्चे के ऊपर है जो एक समान भाव से सेकुलरिज्म की है जो वहाँ शिक्षा दी जाएगी। इस तरह से है जो वर्ड को लिखा गया है कि वहाँ किसी प्रकार का है जो धार्मिक है जो चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये है जो राजनीतिक के रोटियां सेकने की बात है जो सही में है जो की गई है। दूसरी चीज़ की इसमें जो इम्पोर्टेंट से दोस्तों की कहा गया है कि जो अभी वर्तमान में जो प्रतिष्ठात्मक मानसिकता काम कर रही है उसके बारे में भी है जो इसमें बोला गया है कि कहीं ना कहीं अभी भी है जो इसकी मानसिकता है जो काम कर रही है। नारीवाद के इतने दिन के बाद भी है जो अभी प्रतिष्ठात्मक सत्ता है जो मानसिकता काम कर रही, तो है जो इसके बारे में है जो बताया गया है। दुष्प्रचार कुछ बाहरी ताकतों की ओर से भी है जो किया जा रहा है, जिसके कारण है जो समस्या है जो उत्पन्न हो रही है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंस अगर आप देख सकते हैं तो है जो क्या किया जा रहा है कि 2019 में केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने अपने 150 शिक्षा संस्थानों में बुर्के को प्रतिबंधित किया था। और यहाँ नहीं, अगर आप बात करें तो ईरान
और अफ़गानिस्तान छोड़कर बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री हैं उसमें है जो हिजाब बैन है या है जो ऐच्छिक रूप से कर दिया गया है। तो ये भी है जो ध्यान रखिएगा। हमने इसी चीज़ के चलते, हमने कुरीतियों के चलते, हमने हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ों को हमने छोड़ा, जिसमें है जो राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ी भूमिका, जितने भी स्कॉलर थे बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर इस समय अगर मुस्लिम धर्म अगर इस चीज़ को अगर नहीं छोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं है जो उनके साथ है जो ये कुरीतियाँ चलती जाएगी और इनकी है जो स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो कम होती जाएगी। सच्चा रिपोर्ट ने बोला है कि धार्मिक स्थिति के चलते ही मुसलमानों की दयनीय स्थिति में, शिक्षा में दयनीय स्थिति में सबसे बड़ा कारण है जो माना जाता है। तो ये है जो दोस्तों है जो उसके बारे में है जो कहा गया है। दूसरी चीज़ कि दोस्तों शाहबानो का केस जो आप जानते हैं 1987 में शाहबानो का केस था, जिसमें जो राजीव गांधी ने है जो इस फैसले को पलट दिया था। तो उस समय कहा जाता था कि अगर इस चीज़ को अगर गलती नहीं किया जाता तो कुरीतियाँ धीरे धीरे है जो बाहर चली जाती थी। हमें उस तरह भी है जो ध्यान देना है, हमें है जो सही जगह है जो हमें काम करना है, ताकि है जो समाज में सभी वर्गों का सम्मान हो और सभी को समान अधिकार है जो मिले। देसी डिजिटल मुद्रा का सही दाव, ये है जो दोस्तों जो अभी आपने देखा कि इस बजट को डिजिटल बजट नाम दिया गया। इसमें है जो सरकार ने है जो इस प्रकार से है जो इस प्रकार ब्लॉकचेन आधारित तकनीक को है जो किस प्रकार है जो लागू करने का जो प्रयास किया। इसमें है जो 2 तरह के मुद्रा लाने की है जो बात की गई है और इसके लिए CBDC माने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर है जो जारी करेगी। और इसमें 2 तरह की करेंसी होगी, एक रिटेल करेंसी होगी, एक होलसेल करेंसी होगी। रिटेल जो होगा आम आदमी के लिए होगा और होलसेल होगा जो है जो वित्तीय प्रोत्साहन, जो वित्तीय जो काम करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके लिए होगा। और ये निश्चित रूप से है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर होगा, लेकिन इसे है जो क्रिप्टो करेंसी की तरह है जो इसे नहीं समझा जाए। सरकार ने है जो इसको बोला कि 22 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। इस पर कितने 22 महीने से हम जो काम इस पे कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब अगले साल है जो वो है जो कमीशन से लागू करने की बात की गई और इस तकनीक के माध्यम से जो इसे लागू करने की जो बात की गई है। तो आप है जो डिजिटल रुपये को बजट के बारे में 2022-23 इसके बारे में है जो आप है जो ध्यान दीजिएगा। उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कवायद, ये भी अच्छा एक बहुत है अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। इसको है जो हम एक अलग शिक्षा वाला जो पोर्शन है उसको है जो हम उसमें है जो इसको है जो लेकर है जो हम आपके साथ है जो आएंगे। कुछ देख लेते हैं अभी आपका जो इम्पोर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि भारत मालदीव UDP में भारत ने है जो अड्डू मालदीव के अड्डू में भारत ने अपना नौसेना बेस बनाने का है जो फैसला लिया है। और अभी है जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत मालदीव है जो एक जगह है जो मालदीव यहाँ है दोस्तों। मालदीव की राजधानी है जो माले है। कहाँ पर है जो माले है। यह है जो मालदीव से मिनिकॉय से लक्षद्वीप। यह जानते हैं कि 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है जो यहाँ पर होता है। और दूसरा चीज़ कि हमने है जो मालदीव को है जो अभी है जो हमने उसका है जो लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात की है। फिर है जो कोविड मैत्री में उसको है जो सुरक्षा प्रदान करने की बात की है। 1.2 अरब डॉलर का कर्ज भी है जो भारत अभी दे रहा है। तो निश्चित रूप से है जो दोनों के बीच है जो वार्ता है जो बहुत ही सकारात्मक वार्ता है। और भारत की तरफ से जो डिफेंस मालदीव के जो डिफेंस फोर्स हैं, जनरल अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने तीसरे रक्षा सहयोग के लिए है जो स्वागत किया और बेहद खुशी जताई है। और दूसरी चीज़ है कि दोस्तों हमने है जो भारत और मालदीव के बीच जो है एक ऐसी दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी है कि दोनों है जो सुरक्षा के लिए और दोनों है जो पर्यावरण के लिए दोनों है जो एक साथ है जो काम करने का है जो प्रयास किया है। अभी है जो इसके बाद है जो हमने है जो निश्चित रूप से है जो मालदीव के साथ और जितने भी जो एशियान कंट्री हैं या ब्रिक्स के एशियान हो गए, फिर है जो बिमस्टेक की कंट्री हो गई, सार्क की कंट्री हो गई, तो हम है जो बिग ब्रदर नहीं, हमें सहयोग की भूमिका में है जो आगे बढ़ने का है जो प्रयास करना होगा। अभी है दोस्तों फिलीपींस को है जो हमने है जो ब्रह्मोस मिसाइल दिया है, तो उसी को लेकर है जो अभी है जो क्वाड के बैठक के बाद विदेश मंत्री है जो फिलीपींस गए हैं। और ये फिलीपींस है जो 9 डैश लाइन को है जो हमेशा विरोध करता है। तो इसी को लेकर है जो आपसी सुरक्षा
और हिंद प्रशांत को सही रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए है जो भारत ने जो फिलीपींस के साथ है जो सहयोग करने की है जो बात की है। और है जो अभी हाल फिलहाल में है जो ब्रह्मोस मिसाइल जो दिया गया है, उससे है जो कहीं ना कहीं है जो फिलीपींस भी है जो अपने आप को है जो भारत के साथ है जो एक सगा महसूस कर रहा है, मैंने भारत के साथ है जो एक बेटर कंडीशन में है जो महसूस कर रहा है। चीन और भारत को करना चाहिए सीमाओं का अनुपालन, और इसका हम चर्चा कर दें 1993 2006 का एग्रीमेंट पिछले वीडियो में है जो हमने चर्चा किया था दोस्तों। ये है जो अभी चल रहा है सुरक्षा जो यूक्रेन प्रकरण है, इसके बारे में है जो हमने चर्चा किया है कि किस प्रकार है जो अब रसिया ने अपना है जो सीमा घटाने के बाद 3 प्रकार से जो यूक्रेन को घेरे हुए था, एक बेलारूस की तरफ से, एक है जो आपका अपने सीमा की तरफ से, एक और है जो डोनबास का इलाका, तीनों इलाका से जो उसके यूक्रेन को घेरे हुए था। और है जो ऐसा लग रहा था कि इस बार है जो रसिया ने है जो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन है जो कहीं ना कहीं है जो स्थिति अब है जो रिवर्स होती दिख रही है। और आज है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें जो वापस है जो कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो एक मिन्स्क समझौता हुआ था, उस मिन्स्क समझौता का कहीं ना कहीं जो उल्लंघन किया है अमेरिका ने, और नाटो को विस्तार की जो बात की है उसको लेकर रसिया है जो ज़्यादा है जो खफा है। तो कुछ मुद्दे यही। और दूसरा चीज़, अगर युद्ध होता है तो जो सप्लाई चेन है जो तेल का है, ये है जो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, इसके कारण है जो समस्या है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। तो कुछ चीज़ें है, बाकी आप है जो ज़रूर पढ़िएगा। ये है जो इम्पोर्टेंट छोटा छोटा बात रहता है, वो है जो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि 15 अगस्त को 2021 को है जो किस प्रकार से है जो काबुल पे है जो कब्जा कर लिया, और वहाँ है जो सरकार को अपदस्थ करके वहाँ जो अपनी सरकार है जो बना ली। तो इसमें है जो ऑपरेशंस भारत की तरफ से जानते हैं कि देवी शक्ति चला था जो भारत को निकालने के लिए था। तो अफ़गानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपया का है जो बजट में प्रावधान भी किया है। तो यही सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 95% लोग हैं जो वहाँ पर है जो गरीब रेखा से नीचे चले गए हैं। तो अफ़गानिस्तान पे भी मैंने है जो बहुत सारा वीडियो बनाया है। कुपोषण की बात करें दोस्तों, तो कुपोषण से जो भारत में 14% कुपोषण से है जो बच्चे, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष योजना है जो चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब वीडियो जो है, आज का जो वीडियो जो बनाए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो हमने आपको कही। कुछ बातें अगर मान लीजिए बाई मिस्टेक अगर गलत हो गया तो आप सुधार कर लीजिएगा। मानवीय भूल सभी के साथ होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर यही मेरा मानक होता है तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।